संयुक्त परिवार का बड़ा सा आंगन और रसोई की गहमा-गहमी। सुबह के नाश्ते का वक्त था। घर की बड़ी बहू मंजू रसोई के दरवाजे पर हाथ बांधे ऐसे खड़ी थी जैसे किसी बटालियन की मेजर जनरल हो। उसकी पैनी नजरें अपनी दो देवरानियों कल्पना और नेहा पर टिकी थी, जो पसीने में तरबतर होकर नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे अरे कल्पना, ये आलू छिल रही है, क्या कर रही है? आधा आलू तो तूने छिलके के साथ ही उतार दिया। इसीलिए कहती हूँ सलीका माँ के घर से सीख कर आना चाहिए था। अब देख, टिक्की बनेगी तो छोटी छोटी, फिर मोहल्ले वाले कहेंगे लाला जी के घर में आलू की किल्लत पड़ गई है। दीदी मैं तो बस जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, ससुर जी को मंदिर जाना है ना। अरे जल्दी के चक्कर में सत्यानाश तो मत कर। और ये नेहा, ओए महारानी, ये साड़ी पहनी है, बदन पर थान लपेट लिया है, पल्लू का एक कोना जमीन चूम रहा है, दूसरा कंधे से भाग रहा है। अरे कम से कम सलीके से कपड़े तो पहनना सीख ले। कल को कोई रिश्तेदार आएगा तो यही कहेगा बड़ी बहू तो अप्सरा है और ये छोटी वाली झाड़ू मार के आई है। दीदी वो आज भी नहीं मिल रही थी इसलिए। बहाने हजार, काम बेकार। सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा इधर तो आइए, देखिए अपनी लाडलियों के कारनामे। कल जो कपड़े धोए थे नेहा ने, सफेद कमीज पर पीलापन वैसे ही चमक रहा है। कितनी बार कहा है नील जरा संभल के डाला करो, पर नहीं, इन्हें तो बस रील बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तभी सासू माँ निर्मला देवी और चाची सास सुलोचना जी आंगन में आकर बैठ जाती हैं। मंजू फौरन उनके पास जाकर मक्खन लगाने के अंदाज में खड़ी हो जाती है। मामी जी, मैं तो सोचती हूँ मेरे बाद इस घर का क्या होगा। मैं तो सुबह 4 बजे उठकर घर को शीशे जैसा चमका देती हूँ। मेरी बनाई रोटियां देखिए, बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूलती हैं। और ये लोग, एक को साड़ी नहीं संभलती, दूसरे को आलू नहीं छिलता। सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है। बात तो मंजू सही कह रही है। नेहा बहू तो अपनी जेठानी से कुछ सीखती क्यों नहीं? देख मंजू को, आज तक उसके काम में कोई उंगली नहीं उठा सका। और कल्पना, तू भी जरा ध्यान दे, रसोई का काम मंजू जैसा चकाचक होना चाहिए। हाँ भाई, मंजू तो हमारे खानदान की शान है। इसके हाथ की आलू टिक्की जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। तुम लोग तो बस काम निपटाने की सोचते हो। मंजू का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वो रसोई में वापस मुड़ी और जले पर नमक छिड़कने लगी। सुना तुम लोगों ने? चाची जी भी मेरी तारीफ कर रही है। अरे नेहा, वो जो झाड़ू तूने सुबह मारी थी ना सोफे के नीचे से, धूल अब भी निकल रही है। कितनी बार कहा है सफाई ऐसी करो कि चिंटी भी फिसल जाए, पर तुम लोगों के बस की बात कहाँ। रहने दो, रहने ही दो, तुम हटो इधर, मैं खुद कर लेती हूँ, वरना इस घर की इज्जत तो तुम लोग मिट्टी में ही मिला दोगी। दीदी ये तो हद हो गई, हर चीज में कमी, साड़ी से लेकर सफाई तक। इन्हें छोड़कर बाकी सब गधे हैं क्या? चुप रहना नेहा, अभी बोलेंगे तो सासू माँ फिर डांट देगी। इन्हें बस अपनी तारीफ सुनने का रोग है। इन्हें लगता है कि भगवान ने सारा परफेक्शन इन्हीं की झोली में डाल दिया है। दोपहर का वक्त हुआ था। घर में कुछ दूर के मेहमान आए थे। मंजू ने रसोई का मोर्चा संभाल लिया और देवरानी को सिर्फ बर्तन धोने और टेबल साफ करने के काम पर लगा दिया। वो चाहती थी कि मेहमानों के सामने सिर्फ उसी का डंका बजे। लीजिए चाची जी, गर्मा गर्म खाइए। इसे बनाने में जो मेहनत लगी है ना, वो आजकल की ये नई बहुएं क्या जाने। इनका बस चले ना तो उबले हुए आलू में नमक छिड़क कर परोसते हैं। वह मंजू, स्वाद तो लाजवाब है, वाकई तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देखो तो भाभी कैसे सारा क्रेडिट खा रही है। खुद तो यहाँ खड़े होकर बस हुक्म पास कर रही थी। सारी मेहनत तो हम दोनों की है। हमने आलू उबाले, टिक्कियां तली और सारा क्रेडिट ये ले गई। बड़ी तेज है कसम से। तारीफ के लिए शुक्रिया चाची जी, पर मुझे तो चिंता आपकी होती है। मुझे याद है मैं आपके घर आई थी, तब सरला ने मुझे वो धुली हुई दाल खिलाई थी। उफ चाची जी, मैं बता नहीं सकती, ऐसी बेस्वाद दाल थी कि 2 चम्मच निगलना भी भारी पड़ गया था। पता नहीं ये लड़कियां ससुराल आने से पहले हाथ में कलछी पकड़ना सीखती भी है या नहीं। अरे मंजू, कैसी बात कर रही है? सरला तो सालों से हमारे साथ है। आज तक किसी मेहमान ने शिकायत नहीं की। वो तो सबकी बहुत सेवा करती है। पूरा घर उसी के हाथ के स्वाद का दीवाना है। अरे करती होगी चाची जी सेवा, पर वो दाल ना बिल्कुल जहर जैसी थी। दाल में पानी था या पानी में दाल, पता ही नहीं चल रहा था। एक काम कीजिए, इसे 8 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए। मैं सिखा दूंगी इसे कि सलीके से दाल कैसे बनती है और मसालों का जादू कैसे चलाया जाता है। आखिर इस मोहल्ले में मुझसे बेहतर ट्रेनिंग और कौन देगा। अरे अब तुम जैसी बहू मिलना तो नामुमकिन है। बस आप लोगों का आशीर्वाद है चाची जी, वरना ये दोनों तो अभी कच्ची कलियां हैं। इन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि हींग और जीरे का तड़का कब लगाया जाता है। मैं ही हूँ जो इस घर की लाज बचाए बैठी हूँ। बिल्कुल सही, हमारी मंजू तो सर्वगुण संपन्न है। मेहमान चले गए, पर घर में एक भारी खामोशी छा गई। कल्पना और नेहा की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा।
उन्हें समझ आ रहा था कि मंजू सिर्फ कमी नहीं निकाल रही थी, बल्कि सासू माँ और चाची सास के कान भरकर उन्हें उनके खिलाफ कर रही है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मंजू का यही परफेक्शन का घमंड जल्दी ही उसके गले की फांस बनने वाला है। एक रात के समय रसोई में काम खत्म होने के बाद निर्मला देवी और सुलोचना बरामदे में बैठी थी। तभी उन्होंने रसोई से मंजू की आवाज सुनी, जो नेहा और कल्पना को फिर से नीचा दिखा रही थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के एक घर में छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, लेकिन मंजू वहां भी शांत नहीं बैठी। वो सजी धजी टेबल और गुब्बारों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर छापा मारने आया हो। अरे बहन, ये क्या डेकोरेशन की है? गुब्बारे भी ऐसे लगाए जैसे किसी ने जबरदस्ती चिपका दिए हो। मुझसे एक बार बोल देती, मैं ही सब सेट कर देती। आखिर डेकोरेशन से ही तो पार्टी का रुतबा बढ़ता है। आपने मेरी चिंटू की बर्थडे पार्टी देखी थी? कितना हाई फाई डेकोरेशन किया था मैंने। लोग आज भी मिसाल देते हैं, ऐसी डेकोरेशन तो कोई भी कर देता है, इसमें क्या बड़ी बात है? पार्टी में मौजूद महिलाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मेजबान महिला का चेहरा उतर गया, पर मंजू अपनी वाहवाही लुटने के चक्कर में मदहोश थी। पार्टी से घर लौटते हुए निर्मला देवी और सुलोचना जी पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने मंजू की सारी बातें सुन ली थी। घर पहुंचते ही उन्होंने कमरे में मोर्चा संभाला। सुलोचना, तूने देखा, मंजू ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी वाहवाही लूटने की धुन में इसे ये भी होश नहीं कि सामने वाले का अपमान हो रहा है। उस दिन मेहमानों के सामने सरला की सास को टोक दिया कि सरला गंदा खाना बनाती है, और आज पूरे मोहल्ले की बेइज्जती कराई। सही कह रही हो दीदी, अपनी तारीफ बटोरने की इसे ऐसी लत लग गई है कि ये सबकी नाक कटवा कर ही दम लेगी। अगर इसे अभी भी सबक नहीं सिखाया तो कल को ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। अपनी वाह भाई की जिद में ये भूल गई है कि सलीका दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि साथ लेकर चलने में है। अब बस, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। मंजू को लगता है ना कि वही परफेक्ट है, तो अब हम इसे ऐसी जिम्मेदारी देंगे कि इसकी सारी हेकड़ी और ये परफेक्शन का भूत एक झटके में उतर जाएगा। सही कह रही हो दीदी, शुरू में तो मुझे लगा मंजू सच में बहुत गुणी है, पर अब समझ में आ रहा है ये गुणी होने से ज्यादा तारीफ की भूखी है। ये छोटी बहुओं को सिर्फ इसलिए डांटती है ताकि हम इसकी आरती उतारें। बिल्कुल, अब तो हद ही होगी। मेहमानों के सामने इसने इन दोनों को नौसिखिया बता दिया। अगर इसे अभी नहीं रोका ना तो ये घर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। मंजू को उसकी अपनी दवा चखानी होगी। मेरे दिमाग में एक तरकीब है दीदी, मंजू को अपनी तारीफ सुनना पसंद है ना, तो अब हम उसकी तारीफ को ही उसके गले का फंदा बना देते हैं, उसे कोच बना देते हैं। फिर देखते हैं उसकी ये परफेक्शन की दुकान कितने दिन चलती है। अगले दिन मंजू हाथ में चाय लेकर आती है और फिर से वही राग शुरू। मम्मी जी, चाय पीजिए। नेहा ने बनाए थे बिल्कुल पानी जैसे। फिर मैंने दूध डालकर इसे कड़क किया और अच्छा बनाया। पता नहीं इस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। मंजू बहू, हम यही सोच रहे थे, तो कितनी गुणी है और ये दोनों कितनी बुद्धू। ऐसे तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ मंजू, हमने तय किया है कि अब से तू सिर्फ कमी नहीं निकालेगी। आज से तू इस घर की हेड कोच है। अगर नेहा को चाय बनानी नहीं आती तो तू उसे आधा घंटा रसोई में खड़ा करके सिखाएगी। अगर कल्पना को साड़ी पहननी नहीं आती तो तू उसे हर सुबह अपने हाथ से साड़ी पहनाना सिखाएगी, जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। जिम्मेदारी तेरी। अरे चाची जी, इसमें सिखा तो दूं, पर मेरा अपना काम। अरे काम की चिंता मत कर, काम ये दोनों करेंगे, पर तू इनके सिर पर खड़ी रहकर ट्रेनिंग देगी। झाड़ू कैसे मारते हैं ये तू झुक झुक कर दिखाएगी। रोटियां गोल कैसे होती है तू हाथ पकड़ कर सिखाएगी। भाई आखिर तू बेस्ट है, तो बेस्ट टीचर भी तू ही बनेगी। अगले दिन सुबह 5 बजे मंजू नींद में ऊँघ रही थी कि तभी नेहा ने उसका दरवाजा खटखटाया। दीदी, ओ जेठानी दीदी, उठिए ना। आपने कहा था मुझे झाड़ू पकड़नी नहीं आती। सासू माँ कह रही आज आप खुद झुक कर मुझे कोने कोने की सफाई का डेमो देंगी। आइए ना। हाँ, इतने सुबह? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है अभी तो। दीदी मेरी साड़ी, आपने कहा था मैं थान लपेट लेती हूँ। सासू माँ ने कहा आज से आप रोज मुझे 15 मिनट साड़ी की प्लीट्स बनाना सिखाएंगी। चलिए ना, शुरू कीजिए ना। रसोई में मंजू का और बुरा हाल। वो पसीने में लथपथ और नेहा के सिर पर खड़ी है। देख नेहा, ऐसे ऐसे बेलन घुमाते हैं। नहीं दीदी, समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार फिर से बेलकर दिखाओ ना। सासू माँ कह रही थी जब तक आप 50 रोटियां बेलकर नहीं दिखाएंगी मुझे समझ में कैसे आएगा। बेलिए ना दीदी। हाँ शाबाश। 50 रोटियां? तो मेरा हाथ दुखने लगा है। अरे मंजू, थक गई क्या? तू तो कहती थी ये सब तेरे बाएं हाथ का खेल है। सिखा अपनी देवरानियों को। कमी निकालने में तू नंबर 1 है, अब सुधारने में भी अपनी जान लगा दे। चल बेटा, शाबाश। हायला, ये तो उल्टा पड़ गया। तारीफ पाने के चक्कर में मैं तो ट्रेनर बन गई, और अब ये लोग जानबूझकर गलतियां कर रही हैं और मुझे गधे की तरह खटना पड़ रहा है। शाम को पड़ोस की शोभा आंटी आती है।
निर्मला, सुनना है तेरी बड़ी बहू को सब काम बहुत बढ़िया करना आता है। अरे उसने ही बताया था कि मेरी बहू को सही से साड़ी पहननी नहीं आती। मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ, उसे भी जरा साड़ी पहनना और आलू टिक्की बनाना सिखा देना। अरे क्यों नहीं शोभा। मंजू सुन रही है, कल से पड़ोस की 3 बहुएं और आ रही है। तू सबको अपनी स्पेशल ट्रेनिंग देना। आखिर पूरे मोहल्ले में तेरे जैसा हुनरमंद और कौन है। जी 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 सासू माँ, क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगी। हे भगवान, अब तो मोहल्ले भर की फौज मेरे सिर चढ़ेगी। अपनी तारीफ करना मुझे कितना भारी पड़ रहा है, ये मैं ही जानती हूँ। मंजू बहू देख, ये हमारी समधन जी की बहू आई है हिसार से। उसे ना झाड़ू पकड़ने का सही तरीका नहीं पता। तू ही तो बोल रही थी ना 4 दिन तेरे पास रहेगी तो तू कान पकड़ कर सब सिखा देगी, तो बस बुला लिया मैंने इसे भी। तू ना जरा इसे झुककर दिखा कि सोफे के नीचे से धूल कैसे खींचते हैं। इसे सिखा कि सफाई ऐसी हो कि चींटी फिसल जाए। चल बेटा डेमो शुरू करते हैं। मम्मी जी, अभी तो मैं चाय सिखा रही थी, अब झाड़ू। अरे मंजू बेटा, तुम्हारी चर्चा तो पूरे शहर में है। फिर तुम ही तो कहती थी ये आजकल की बहुएं सीखेंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा। मंजू हाथ में झाड़ू लिए सोफे के नीचे घुसी हुई थी और 6 बहुएं ऊपर खड़ी होकर नोट्स ले रही थी। देखिए, ऐसे कोना साफ करते हैं। उफ। दीदी एक बार फिर से, वो बाएं कोने में धूल रहेगी। आप तो ऐसी परखी ट्रिक बताओ कि एक बार में कोना कोना चमक जाए। अरे मेरी पार की ट्रिक नहीं, मेरा तो जनाजा निकलने वाला है। ये लोग मुझे परफेक्ट बोल बोलकर मेरी हड्डियां तोड़ रहे हैं। शाम को जब सब चले गए, मंजू सोफे पर ढह गई। उसके बाल बिखरे थे, साड़ी अस्त व्यस्त। दीदी चाय लाओ, पर मुझे तो पानी जैसी बनानी आती है। दीदी आप फिर से ट्रेनिंग देंगी क्या? मेरी पीठ सीधी नहीं हो रही है, तू जा वही पानी वाली बना ला, लेकिन भगवान के लिए मुझे सिखाने को मत बोल। अरे दीदी, अभी तो रात के खाने में वो स्पेशल भरवा बैंगन सिखाने। सासू माँ ने कहा है कि आप जब तक 5 किलो बैंगन खुद भरकर नहीं दिखाएंगी, हम कैसे सीखेंगे। 5 किलो बैंगन? मैं कोई हलवाई हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तू तो परफेक्ट जिठानी है, और परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। इतनी सारी बहुएं हैं, आधा किलो बैंगन से सब बारी बारी सीख लेंगी। कल सुबह तैयार रहना, मोहल्ले की नई लिस्ट आई है, सब मंजू मैडम से ट्यूशन लेना चाहती है। शाबाश बेटा। हे भगवान, मैंने क्यों सबकी कमियां निकाली थी। अब तो तारीफ सुनना भी गाली जैसा लग रहा है। कल तक मैं सबको सुधार रही थी और आज ये सब मिलकर मुझे सुधार रहे हैं। सुबह के 6 बजे थे। मंजू अभी बिस्तर से हिली भी नहीं थी कि घर में मंजू 40 शुरू हो गई। बाहर 7-8 बहुएं बेलन और चिमटे लेकर लाइन में खड़ी थी। मंजू का मन कर रहा था कि जमीन खोद कर उसमें गड़ जाए, पर तभी निर्मला देवी ने दरवाजा खटखटाया। मंजू बहू उठ जा बेटा, देख बाहर सीखने वालों की लाइन लगी है। आज तो गजब हो गया, पड़ोस के गांव से मेरी ननद की बहू भी आई है। उसे ना सिलाई कढ़ाई सीखनी है। तू कहती थी ना तुझसे बेहतर बखिया कोई नहीं मारता। चल बेटा जल्दी बाहर आ जा। मम्मी जी, मेरी उंगलियों में सूजन आ गई है। कल वो साड़ी की प्लीट्स बनाते बनाते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई है। आज जरा छुट्टी दे दो। छुट्टी? अरे आर्टिस्ट कभी रिटायर होता है क्या? और तू तो हमारी परफेक्ट बहू है। शाबाश बेटा, चल उठ। हाँ, तेरी सब लोग राह देख रहे हैं। हॉल में मंजू के चारों तरफ औरतों का घेरा था। मंजू एक हाथ से गोभी काट रही थी, दूसरे हाथ से किसी की साड़ी का पल्लू सेट कर रही थी। मंजू दीदी ये देखिए, गोभी के फूल ना बड़े कट गए। सासू माँ तो कहती थी आप फूल के अंदर से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। अरे तो काट लेना छोटा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। और ये नेहा, तू वहां खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्यों रही है? जरा इधर आ, ये मसाला भून। दीदी अगर मैं भूनने बैठूंगी तो जल जाएगा ना, फिर आप मम्मी जी को मेरी शिकायत करेंगी, मुझे तड़का लगाना नहीं आता। इससे अच्छा आप खुद भून कर दिखाओ ना, मैं दूर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। हाँ दीदी, और ये जो आपने कल कपड़े धोए थे उनमें वो खास चमक नहीं आई जो आप अपनी बातों में बताती है ना। जरा इस बाल्टी में उतर कर दिखाओ ना, रगड़ते कैसे। हम तो बस आपके हाथ की सफाई देखना चाहते हैं। मंजू अब पसीने से नहा चुकी थी। तभी सुलोच ने एक पुरानी फटी हुई चादर लेकर आई। मंजू बेटा ये देख, इसमें ना रफू करना है। तू कहती थी ना तू ऐसी सुई चलाती है कि टांका भी नजर ना आए। ये ले बेटा सुई धागा, और इन सबको सिखा मंजू स्टाइल रफू कैसा होता है। चाची जी, ये चादर है या मच्छरदानी? इसमें 100 छेद है। मैं रफू करूंगी या पूरी चादर नहीं बुनूंगी। दोपहर तक मंजू का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे अपनी कही हर बात याद आ रही थी। उसे आज समझ में आ रहा था कि दूसरों में नुक्स निकालना आसान है, पर खुद हर वक्त परफेक्ट बने रहना एक सजा है। बस अब और नहीं। मम्मी जी, मैं हार गई। अरे इतने जल्दी हार मान ली बेटा?
अभी तो शाम को देसी घी के आलू टिक्की का स्पेशल बैच बनाना है। मम्मी जी वो टिक्की नहीं, वो मेरी जान की आफत है, मुझे अब किसी को कुछ नहीं सिखाना। नेहा जो चाय बनाती है ना वो दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। कल्पना जैसी साड़ी तो कोई पहन ही नहीं सकता। मैं बेकार में उनमें मीन मेक निकालती थी। नहीं दीदी, अभी तो मुझे साड़ी भी सीखनी है। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया कि दूसरों की कमियां निकालने से मैं बड़ी नहीं बन सकती। मम्मी जी अब बस कीजिए, मैंने कान पकड़ लिए, नाक रगड़ लिया। आज मुझे समझ में आ गया कि दूसरों के काम में नुक्स निकालना कितना आसान है, पर खुद उस परफेक्शन की सूली पर चढ़ना कितना दर्दनाक। मेरी कमर के 2 टुकड़े हो गए और ये उंगली अब बेलन पकड़ने के लायक नहीं रही। क्या हुआ मंजू बहू? कल तक तो तू कहती थी घर की बाकी बहुएं सिर्फ राशन कम करने आई है। सारा सलीका तो भगवान ने तेरी ही झोली में डाल दिया है। अब अपनी उस जादुई शक्ति से ये आलू की टिक्कियां मिनटों में गायब कर दे बेटा। छोटी नेहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वो ढीली साड़ी और टेढ़ी रोटियां इस घर की असली रौनक थी। मैं फालतू में ही तुम्हें डांट कर खुद को महारानी समझती थी। अब समझ में आ गया कि घर परफेक्ट होने से नहीं, प्यार से चलता है। तुम जैसी भी चाय बनाओ मुझे मंजूर है, बस ये ट्रेनिंग वाली आफत मुझसे दूर ले जाओ। नेहा और कल्पना ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जेठानी को गले लगा लिया और उनके हाथों से आलू का बर्तन छीन लिया।